हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल पोस्टल डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 9 अक्टूबर को। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल पोस्टल डे, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अब यदि हम बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस है ये 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्ज़रलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी और इसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। 1874 में इसकी स्थापना तो हुई थी, लेकिन भारत इसका सदस्य बना था 1876 में, और इसलिए हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोस्टल डे के रूप में। तो देखिए 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, भारत में जो डाक सप्ताह है ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 5 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल टीचर्स डे, जबकि भारत में जो नेशनल टीचर्स डे है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 8 अक्टूबर को मनाया गया है इंडियन एयर फोर्स डे। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं नीलेश शाह। देखिए नीलेश शाह इसके अध्यक्ष तो थे ही, इनकी नियुक्ति दोबारा से अध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। यदि हम बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 22 अगस्त 1995 में। इसके सीईओ तो ये है एस वेंकटेश और अध्यक्ष के रूप में दोबारा से अपॉइंट हो गए हैं नीलेश शाह। यहाँ पास अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही जो परेश रावल जी है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बनाए गए। दिनेश कुमार खारा तो ये भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं, जबकि जो शेखर कपूर है ये भी हाल ही में FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, ओडिया के किस प्रसिद्ध कवि को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो ये सम्मानित किए जाएंगे प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो अवार्ड लिखा है सरला अवार्ड, इससे आप क्या समझते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है ये है ज्ञानपीठ अवार्ड। सेम उसी तरह से ओडिशा में जो साहित्य जगत का सर्वोच्च अवार्ड है इसे कहा जाता है सरला अवार्ड, जिससे कि सम्मानित किए जाएंगे नित्यानंद नायक। 2017 में इनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है सेते बेलाकू नतिभा, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा और अवार्ड के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पास अवार्ड की बात की जा रही है तो कुछ समय पहले ही जो अकितम नंबूतरी है इन्हें 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये एक मलयालम कवि है। यदि हम बात करें वासुदेव मोही की, तो इन्हें 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया इनकी रचना चेक बुक के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें नाशिरा शर्मा की, तो देखिए जो नाशिरा शर्मा है इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है इनकी रचना कागज की नाव के लिए। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है रशिया के द्वारा। तो मिसाइल का नाम जिरकॉन, टाइप क्या है, तो ये क्रूज मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है रशिया ने। तो आप मैप में देख सकते हैं रशिया की लोकेशन। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे केवल 2 ही देश हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में भी स्थित हैं और एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं। एक तो है रशिया, दूसरा है तुर्की। तुर्की का वो वाला हिस्सा जो एशिया से लगता है वह कहलाता है अनातोलिया, और तुर्की का वह वाला हिस्सा जो यूरोप से लगता है ये कहलाता है थ्रेस। और एशिया की तुर्की और यूरोप की तुर्की, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस्पोरस स्ट्रेट, तो इस स्ट्रेट का नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें रशिया की, तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट तो ये है व्लादिमीर पुतिन।
और देखिए अभी हाल ही में रशिया की संसद में एक विधेयक पारित किया गया जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और अभी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, मिखाइल मिशस्टीन। भारत और रशिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंद्रा, दूसरी है एविया इंद्रा। अब देखिए यहाँ पास हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड है। यदि हम बात करें यूएई की, तो हाल ही में यूएई ने अपने पहले मार्स मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है होप। यदि हम बात करें इजराइल की, तो हाल ही में इजराइल के द्वारा ओफेक 16 नाम का एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है। अब यदि हम बात करें अपने देश भारत की, तो भारत के द्वारा अपने एक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर ये किसे नियुक्त किया है। तो देखिए आरबीआई के एक गवर्नर होते हैं और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। गवर्नर की यदि मैं बात करूं तो आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जिन्हें कुछ समय पहले ही नेशनल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, एक तो हैं एमडी पात्रा, दूसरे हैं बीपी कानूंगो, तीसरे हैं एमके जैन, और अभी हाल ही में आरबीआई का नया यानी कि चौथा डिप्टी गवर्नर ये अपॉइंट किए गए हैं एम नागेश्वर राव। और जो एम नागेश्वर राव है इन्होंने स्थान लिया है एनएस विश्वनाथन का। अब यदि हम बात करें आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है। और देखिए कुछ समय पहले ही आरबीआई के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। मनी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया सदस्य नियुक्त किया है। तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा और आशिमा गोयल यानी कि उपरोक्त सभी ही। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एकदम बेसिक में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पास जो टर्म लिखा है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये है क्या। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जारी कौन करता है, ये जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये है क्या, तो इसे हम समझेंगे। तो देखिए जब हमारे बाज़ार में यानी कि मार्केट में महंगाई और मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है, महंगाई और मंदी की, तो जो आरबीआई है इसकी समीक्षा करता है। और ऐसे यदि वर्तमान में देखा जाए तो हर 2 महीने में एमपीसी की समीक्षा की जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 टर्म बोले हैं, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, दूसरा मैंने कहा है मंदी यानी कि डिफ्लेशन। ये हुई 2 सिचुएशन। जब तीसरी सिचुएशन और आ जाए, तीसरी सिचुएशन कौन सी होगी, स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन कहने का मतलब है महंगाई के साथ साथ जब मार्केट में मंदी भी आ जाए, तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है ये विभिन्न रेट्स को बढ़ाते या घटाते हैं, और इसी का फैसला करते हैं मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब यहाँ पास लिखा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य को केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो आप ये भी समझेंगे कि देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 में से जो 3 सदस्य होते हैं ये आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जबकि बाकी के जो 3 हैं ये भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यही जो भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं ये तीन नाम आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में यूसीजी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसने कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। तो हाल ही में यूजीसी के द्वारा भारत के कुल 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मतलब कि इन 24 में से अकेले 8 ही फर्जी विश्वविद्यालय ये हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दिल्ली का स्थान है। दिल्ली के कुल 7 विश्वविद्यालय को फर्जी डिक्लेयर किया गया है। तो अब यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष तो ये हैं डीपी सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो ये किसने लॉन्च किया है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि विश्व कपास दिवस, और इसी के मौके पर जो स्मृति ईरानी जी है इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कपास के लिए अब तक का ये पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च कर दिया है।
तो देखिए यदि हम बात करें कपास की, तो कपास के उत्पादन में मतलब कि कॉटन के उत्पादन में जो अपना देश है भारत, ये पूरे वर्ल्ड में है दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चाइना। और यदि हर साल देखा जाए तो लगभग 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन भारत करता है। मतलब कि यदि पूरे वर्ल्ड में कपास के उत्पादन को देखा जाए तो 23% अकेले कपास का उत्पादन ये अपना देश भारत ही करता है। तो देखिए इससे जो भारत का प्रीमियम कॉटन है इसे कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। और इसी के लिए पहला ब्रांड और लोगो ये लॉन्च कर दिया है स्मृति ईरानी जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अमेठी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए हम स्मृति ईरानी जी की बात कर ही रहे हैं तो इनसे ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख सकते हैं। पिछले ही वर्ष यानी कि 2 अक्टूबर 2019 में जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब स्मृति ईरानी जी के द्वारा नोएडा में विश्व के सबसे बड़े प्लास्टिक से बने चरखे का उद्घाटन किया गया था। और इस चरखे का जो वजन था मतलब कि 1250 किलोग्राम प्लास्टिक से बने इस चरखे का उद्घाटन किया गया था स्मृति ईरानी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए नोबेल प्राइज़ वाले कैटेगरी में हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ को डिस्कस कर लिया है। आज हम चौथी कैटेगरी डिस्कस करेंगे साहित्य में नोबेल प्राइज़ की। तो इस अवार्ड से नवाजी जाएंगी लुईस ग्लूक। और लुईस ग्लूक ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये यूएसए की एक कवि हैं जिन्हें कि सम्मानित किया जाएगा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 से। अब देखिए यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं साहित्य में नोबेल पुरस्कार से ही रिलेटेड है, तो जो ओल्गा टोकार्चुक है इन्हें 2018 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। जबकि यदि हम बात करें पीटर हैंडके की, तो 2019 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया। ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। और अब सम्मानित की गई हैं लुईस ग्लूक जो कि बिलोंग करती हैं यूएसए से। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जे वेंकट रमू और इन्होंने स्थान लिया है सुरेश सेठी का। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है पेमेंट बैंक, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए मौजूदा टाइम में भारत में जो कॉमर्शियल बैंक है ये उससे थोड़ा अलग प्रकार के बैंक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन बैंकों की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए जो आरबीआई है इसने एक डेटा रिलीज़ किया था जिसके अनुसार देश के लगभग 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं। इसलिए पेमेंट बैंक्स की ज़रूरत पड़ी और इसकी स्थापना की गई। और ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं? तो देखिए ये कॉमर्शियल बैंक से कुछ अलग होते हैं। जैसे कि साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक में भी लोग पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिट होती है। इसमें आप मात्र केवल 1 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपने अकाउंट होल्डर्स का यानी कि खाता धारक का एटीएम या डेबिट कार्ड ये तो जारी कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। तो ये तो है पेमेंट्स बैंक। यदि मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सभी एग्जाम्पल है पेमेंट बैंक्स के ही है। हाल ही में किस देश ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? इसकी मेजबानी की गई है जापान के द्वारा। इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है क्वाड, इससे आप क्या समझते हैं? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कुल 4 कंट्रीज़ हैं जो कि क्वाड का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, यही 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि अभी जो क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई इसकी मेजबानी की गई है जापान के द्वारा। और इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा है? तो इस बार का मुद्दा था कि इंडो पैसिफिक वाले एरिया में चाइना का जो दबदबा है ये बढ़ते जा रहा है, उसे कम कैसे किया जाए, इसी पर बेस्ड ये चर्चा हुई जिसकी मेजबानी की गई जापान के द्वारा। आप मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पर इस बैठक को आयोजित किया गया था और ये वर्चुअली आयोजित किया गया था। अब यदि हम बात करें कि जापान की करेंसी क्या है, तो ये है येन। और हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। भारत और जापान के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, एक है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। यूईएफए के प्लेयर ऑफ द ईयर यानी कि मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने, जो कि बिलोंग करते हैं पोलैंड से। अब इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है यूईएफए, इसका क्या मतलब है?
तो देखिए ये एक फुटबॉल लीग है जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1954 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेसल, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं अलेक्जेंडर कैफरिन। और इसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में ये चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं पोलैंड की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो ये है वार्सा। करेंसी है पॉलिश ज़्लॉटी। अब देखिए ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है तो इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ये है पोलैंड। इसके आसपास की यदि आप कंट्रीज़ देखेंगे तो ये है जर्मनी, ये है फ्रांस, ये है यूके। फ्रांस और यूके के बीच एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पास बात की जा रही है फुटबॉलर की। तो मैंने कुछ चर्चित फुटबॉलर के नाम ऑप्शन में रखे हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। यदि हम बात करें रोजर्स फेडरर की तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्विट्ज़रलैंड से। यदि हम बात करें लियोनेल मेसी की तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। और देखिए जो लियोनेल मेसी है इन्हें बैलन डी ओर खिताब 2019 से सम्मानित किया गया था। जैसे कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सेम उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये माना जाता है बैलन डी ओर खिताब, जिससे नवाजे गए थे लियोनेल मेसी 2019 में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। और देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हाल ही में दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जून 2020 की ही बात है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था एसबीआई के नए चेयरमैन, तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा, जबकि चरणजीत अत्रा ये बनाए गए हैं एसबीआई के नए सीएफओ। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है पेरोल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो यदि पसंद आया है तो एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं, मैं पर डे कहती हूँ, प्लीज़ शेयर किया करिए। और यदि पसंद आया है तो एक लाइक भी कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।